हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे एनिमेज जिनके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सिंपली टॉप 10 एनिमे वर मेन कैरेक्टर इज ओवर पावर्ड। और इस लिस्ट के अंदर मैंने जितने हो सके उतने नए एनिमेज लिए हैं। पुराने एनिमे मैंने बहुत ही कम लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो की लिस्ट पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। साथ साथ में लाइक और प्लीज़ हो सके तो अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, द डॉन ऑफ द विच। हम लोगों ने इस एनिमे के साथ शुरुआत करी है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली प्रिटेंड करता है कि वो वीक है। लिटरली वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट वो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा वीक है। ये एनिमे एक मैजिकल वर्ल्ड में सेट है। उस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर आपको मैजिकल बीस्ट, मैजिकल स्टोरीज और मैजिकल कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे। सबके पास अपने अपने स्पेशल टाइप की पावर्स है। बहुत सारे लोग मैजिक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैजिक एकेडमीज और बहुत सारी एकेडमीज के बारे में बताया जाता है जहाँ पे सॉर्सरर्स पढ़ते हैं और उनको वहाँ पे मैजिक सिखाया जाता है। ऐसे ही एक एकेडमी में हमारा मेन कैरेक्टर होता है। उसको उसकी पुरानी याददाश्त कुछ भी नहीं पता होता है कि वो उस एकेडमी में आया कैसे, वो क्या पढ़ रहा था, और उसको बेसिकली कुछ भी नहीं पता है। और बेसिकली ऐसा लगता है कि उसको एमनीजिया है और उसको पुरानी बातें याद नहीं आ रही है। इसी वजह से उसी स्कूल के हेडमास्टर उसको एक स्पेशल टीम में भेज देते हैं जो कि एंटी विच नाम की जगह पर एक सेटलमेंट क्रिएट करना होता है। अब ये ऐसी जगह है जहाँ पे विचेस को ज्यादा नहीं दिया जाता है और बेसिकली बहुत ही बुरी जगह है वो, सिंपल शब्दों में कहूँ तो। बट क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जिसके पास लिटरली एनलेस सप्लाई ऑफ मैजिक है, वो बहुत कुछ कर सकता है उसकी छोटी छोटी पावर्स को यूज करके भी। और ये इम्पॉसिबल टास्क पता नहीं कैसे बट पॉसिबल बन जाता है इसकी नज़रों में। अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है बट रियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बैकग्राउंड और उसकी बैक स्टोरी को लेकर के बहुत सारे मिस्ट्रीज भी इस एनिमे में घूमती है। सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 9, द एग्जीक्यूशनर ऑफ हर वे ऑफ लाइफ। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक लड़की है। यह एनिमे एक लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बेस्ड है। होता क्या है, तुम गर्ल वाली चीजें पे मत देखो। सिंपली ये एनिमे बहुत ही ज्यादा आर रेटेड है। इसके अंदर तुमको खून खराबा, ब्रूटल सीन्स और ग्लोरी जैसे सीन्स भी देखने के लिए मिलेंगे। होता क्या है, हमारी मेन कैरेक्टर एक लड़की है जिसके पास पावर है और वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इस वर्ल्ड में कुछ स्पेशल बातें हैं। जैसे कि इस वर्ल्ड में पता नहीं कहाँ से कुछ लोग आ जाते हैं। एक वर्ल्ड जिसका नाम है जापान, वहाँ से लोग इस वर्ल्ड में आ जाते हैं। कोई नहीं जानता क्यों, पर वो यहाँ पर आ जाते हैं। और ये हमेशा लोग जो भी आते हैं वो हमेशा पोटेंशियल थ्रेट्स ही होते हैं। मतलब पता नहीं क्यों, बस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उनके पास हमेशा ही बहुत ज़्यादा पावर होती है। इस लड़की का ये काम होता है कि ये उन लोगों को ढूंढ करके उनको मार देती है। जैसे वो इस वर्ल्ड में आते हैं, उनको उनकी पावर के बारे में भी ढंग से नहीं पता होता है, इसलिए उनको ये तभी मार देती है। लेकिन उसी दौरान उसको एक लड़की मिलती है जो कि जापान से आई है, लेकिन उसको मारना इम्पॉसिबल है। लेकिन उसको मारने के बाद भी वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है और यहीं से ये दोनों अपने एक दूसरे को कर्ज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पहली मेन कैरेक्टर ये ढूंढने की कोशिश करती है इस लड़की को मारे कैसे, और दूसरी मेन कैरेक्टर के कुछ अपने ही थॉट्स है जो कि आप लोगों को इस एनिमे में देखना पड़ेगा। नंबर 8, द स्ट्रॉन्गेस्ट सेज विद द वर्ल्ड वीकेस्ट क्रेस्ट। अब यहाँ पे क्रेस्ट बेसिकली एक हाथ पे टैटू बना हुआ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कौन कितनी मैजिकल पावर्स को यूज कर सकता है। इस वर्ल्ड के अंदर 4 स्पेशल टाइप के क्रेस्ट है। ये कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे एक क्रेस्ट रिप्रेजेंट करता है कि आप क्रिएशन टाइप के मैजिक को यूज कर सकते हो, एक क्लोज कॉम्बैट, तो एक लाइट मैजिक, और इसी तरीके से बाकी के क्रस्ट रहते हैं। अब 4 क्रस्ट में जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास है वो उस समय में एक बहुत ही वीक क्रस्ट है, और अपने इस क्रस्ट को वो धीरे धीरे करके इवॉल्व करता है और नई नई चीजें को सीखता है। उसके स्टैटू से जितनी पावर वो हार्नेस कर सकता था वो कर लेता है और वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सेज बन जाता है। अब यहाँ पे सेज बेसिकली मैजिशियंस को वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो कि दूसरों की ओल फॉर्मिंग स्ट्रेंथ को देख करके फिर भी जेलस होता है कि उसके इस क्रिएशन मैजिक से उनको हरा तो सकता है, लेकिन उसको क्लोज कॉम्बैट की पावर चाहिए। इसलिए वो बहुत समय तक वेट करता है और अपनी इस क्रिएशन मैजिक का यूज करके अपने आप को ही रिकार्नेट करता है 1000 years in future। और जब वो रिकार्नेट होता है तब उसको वो टैटू मिल जाता है जो उसको चाहिए रहता है, मतलब क्लोज कॉम्बैट वाला। लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि लोग अब टैटू के बारे में नहीं जानते हैं। लोग सोचते हैं कि ये सबसे वीकेस्ट है, और यहाँ से शुरू होती है एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी। दरअसल हुआ क्या था, मैंने इसकी मांगा पढ़ी थी और इसके मांगा में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पोर्ट्रे करा गया है, पर एनिमे में मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है। अगर आप एक मांगा रीडर हो तो मैं रेकमेंड करूंगा मांगा को जाकर के जरूर पढ़ना। नंबर 7, द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड रिबॉर्न एज अ टिपिकल नोबडी। अब ये एनिमे का टाइटल लिटरली डिस्क्राइब
डिस्क्राइब करता है कि इस एनिमे के अंदर क्या होगा। एक डीमन लॉर्ड है और वो रिकार्नेट होने वाला है एक नोबडी के जैसे। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक लिटरली वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी चुटकियों में हरा सकता है और खुद ही सोचता है कि ये सब कुछ करना कितना पॉइंटलेस है यार, तो वो अपने आप को रिकार्नेट करता है। बेसिकली जब वो अपने आप को रिकार्नेट करने का प्लान बनाता है तो उस प्लान में हो जाती है गड़बड़ और वो अपने उस वर्ल्ड की बजाय किसी और वर्ल्ड में ही रिकार्नेट हो जाता है और वो वर्ल्ड होता है एक मॉडर्न वर्ल्ड। अब इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मैजिक तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा मेन कैरेक्टर ने अपने आप को एक एवरेज ह्यूमन के हिसाब से, उस वर्ल्ड के एवरेज ह्यूमन के हिसाब से मैजिक का पावर एग्जिस्ट करी थी, लेकिन इस वर्ल्ड में तो ये लोग और भी वीक है, तो ये फिर से ओवर पावर बन जाता है इस वर्ल्ड में। सो इस तरीके से इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है। सो अगर आपको देखना है, ये एनिमे बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग एनिमे है, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 6, अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। अब होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर और उसके अंकल बहुत समय पहले कोमा में चले गए थे और जब अभी कुछ ही समय पहले वो वापस उठे कोमा से, और वो जैसे ही उठते हैं तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके उस अंकल के पास में जाता है और उनसे मिलता है। उसके अंकल उसको बताते हैं कि वो कोमा में नहीं था बल्कि एक दूसरे वर्ल्ड में था जहाँ पर उसने मैजिक सीखा और उस मैजिक को वो इस वर्ल्ड में भी यूज कर सकता है। स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज को बिलीव नहीं करता है, लेकिन फिर हमारे अंकल शो भी करते हैं कि वो कितने अच्छे से उसके मैजिक को यूज कर सकते हैं और हमारे अंकल लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक लिटरली वो इस न्यू और मॉडर्न वर्ल्ड में रियलिटीज को चेंज करने की भी पावर रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि हमारा मेन कैरेक्टर पैसे कमाने का एक जुगाड़ लगाता है। वो इस मैजिक पावर को यूट्यूब पे वीडियो पे बनाने के लिए शो करता है और उसको यूट्यूब पे डाल देता है ताकि उससे पैसे मिल सके। और उस एनिमे के अंदर और भी साइड स्टोरीज है और भी मेन स्टोरीज है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस एनिमे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। हमारा मेन कैरेक्टर, मतलब दोनों ही मेन कैरेक्टर उतने अच्छे तो नहीं दिखते, मतलब उतने हैंडसम तो नहीं है, एटलीस्ट मेरे से ज्यादा हैंडसम है, बट बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरी है इनके पास में। इसलिए अगर तुम इसकी फेयरनेस और इन चीजों को साइड में हटा दो, अपने रेसिज्म को गड्ढे में डाल दो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 5, इस एनिमे की स्टोरी नॉर्मल एनिमे से थोड़ी सी अलग है। हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक लड़की है। ये एनिमे एक लड़की के पर्सपेक्टिव से बेस्ड है। इस एनिमे के अंदर ये लड़की एक्चुअली में एक विलन है और कई बार ऐसा लगता है कि एक्चुअली में प्रोटैगनिस्ट तो नहीं है। अब होता क्या है हमारे इस एनिमे के अंदर, इस एनिमे के अंदर हमारी मेन कैरेक्टर इस वर्ल्ड में रिकार्नेट होती है। अब इस वर्ल्ड के अंदर उसका एक फियांसे होता है और जैसे ही वो वहाँ पे रिकार्नेट होती है, उसके फियांसे उसको किस कर रहा होता है बेसिकली बहुत ही पैशनेट तरीके से। सब होता क्या है, दरअसल इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में रिकार्नेट हुई है, वो एक्चुअली गेम है। हमारी मेन कैरेक्टर उसके पुराने वाले वर्ल्ड में एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की थी और हार्ड वर्क करते करते वो मर गई और मरने के बाद उसका रिकार्नेट हुआ उस गेम में, जो गेम उसको बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब इस गेम की स्टोरी के हिसाब से हमारी मेन कैरेक्टर को सब कुछ पता है और वो जानती है कि कुछ ही टाइम में एक हीरो आ करके उसको यहाँ से ले जाने वाला है। सो भैया, अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जो कि बहुत ही अलग लेवल की शिट से डील करती है, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। और स्पेशली अगर तुम गर्ल हो तो मैं रेकमेंड करूंगा एक बार जाकर के इस एनिमे को देखो, तुमको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और अगर तुम बॉय भी हो तो मैं बोलूंगा कि इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तुम एक बार जाकर के देखो, शायद तुमको भी अच्छा लगे, क्योंकि मैंने भी इसके कम से कम 5 या 6 एपिसोड देखे और अभी भी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। नंबर 4, द वर्ल्ड फाइनेस्ट असैसिन रिकार्नेट एज एन एरिस्टोक्रेट। सो हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही अच्छा असैसिन है। लाइक लिटरली उसके बारे में कोई नहीं जानता इस वर्ल्ड में, और जब भी किसी को असैसिनेट करता है सो कोई नहीं जानता किसने करा, कैसे करा। और इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर उसके लास्ट असैसिनेशन को कंप्लीट करके फ्लाइट से घर वापस जा रहा होता है, जहाँ पे वो अपना रिटायरमेंट लेने वाला है। लेकिन उसी समय उस प्लेन को कोई उड़ा देता है। लाइक लिटरली उसके ऊपर फाइटर जेट्स जाते हैं और उस प्लेन को कुछ लोग उड़ा देते हैं। बाद में उसको समझ आता है कि अब क्योंकि असैसिनेशन कंपनी को उसका काम खत्म हो चुका है, तो उस कंपनी ने इस असैसिन को ही मरवा दिया ताकि ये इनके कभी राज ना उगले। पर इसके बाद होता कुछ ऐसा है कि गॉडेस जो कि दूसरे वर्ल्ड में है, वो इसको, यानी कि इसकी सोल को उसकी जगह पर बुलाती है और बोलती है कि वो इसको रिकार्नेट कर सकती है एक दूसरे वर्ल्ड में, लेकिन उसको एक काम करना होगा और वो काम है इस वर्ल्ड के हीरो को असैसिनेट करना। अब क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर के पास बहुत ही अच्छी सेट ऑफ स्किल्स है और अगर वो रिकार्नेट भी होता है तो उसको इस सेट ऑफ स्किल्स को डेवलप करने में टाइम नहीं लगेगा और इसलिए वो इस चीज को हाँ कर लेता है। लेकिन उसके मन में और सारी चीजें हैं कि वो सिर्फ असैसिनेट ना करके अपनी लाइफ को फुलेस्ट लेवल पे जीना चाहता है। पर वहीं पे गॉडेस के दिमाग में भी और सारी चीजें हैं जिसको खुद को भरोसा नहीं है कि ये व्यक्ति कर पाएगा कि नहीं, इसलिए वो कई और लोगों को वहां पे भेजती है हीरो को मारने के लिए। तो वो बाकी के लोग कौन है, क्या ये कर पाता है या नहीं, या फिर ये कभी हीरो को मार पाएगा या नहीं, ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू वॉच अ रियली ओपी एनिमे, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 3, ताकेमिची मूनलिट फैंटेसी। इस एनिमे की मैंने मांगा पढ़ी थी जब ये एनिमे आया भी नहीं था
और तब से ये एनिमे मेरा फेवरेट है। होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर को रिकार्नेट करा जाता है एक नए वर्ल्ड में, लेकिन गॉडेस उसको भगा देती है। वो बोलती है कि तुम बहुत अगली हो, इसलिए तुमको वो एज ए हीरो रिकार्नेट नहीं करेगी, और उसकी सारी की सारी पावर्स भी छीन लेती है जो हीरो वाली उसने दी थी, और उसको मरने के लिए एक वर्ल्ड पे छोड़ देती है। लेकिन वहीं पे एक दूसरा गॉड आता है जो कि काइंड ऑफ मरने वाला होता है या फिर सोने वाला होता है, आई डोंट रिमेम्बर, और वो उसको एक पावर देता है जो पावर उसको डीमन से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। क्योंकि जब गॉडेस ने उसकी पावर्स को छीन लिया था तो उसने ये भी कहा था कि तुम इतने अगली हो कि मैं तुम्हें कभी ह्यूमन से बात भी नहीं करने दूंगी, इसलिए वो उसकी लैंग्वेज वाली सारी पावर्स को भी छीन लेती है और वो कभी भी ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे एक दूसरा गॉड आता है जो कि एक दूसरी सेट ऑफ स्किल्स और पावर्स देता है जो कि ओरिजिनल वन से भी ज्यादा पावरफुल है। उसमें ये बेसिकली सारे के सारे ह्यूमंस को छोड़ के जितने भी लोग हैं उन सबसे बातचीत कर सकता है और बहुत अच्छी रिलेशनशिप भी बना सकता है। और इसी वजह से जब वो इस नए वर्ल्ड में आता है जहाँ पे उसको बहुत सारे नए नए लोग मिलते हैं और अपना खुद का हारम भी क्रिएट करता है, एक विलेज भी बिल्ड करता है, और साथ साथ में एक मर्चेंट भी बन जाता है जो कि सामान बेचता है, जो ये खुद क्रिएट करता है। और यहाँ पर एक और चीज है, जब भी इसको कोई नॉर्मल व्यक्ति देखता है तो उसको लगता है कि बहुत भयंकर पावरफुल डीमन है, क्योंकि इसके पीछे हमेशा डिमोनिक ऑरा घूमते रहता है। और इसी वजह से मुझे ये एनिमे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इस एनिमे के अंदर आपको एक एपिक स्टोरी के साथ में अच्छा एनिमेशन तो देखने मिलता ही है, साथ साथ में कुछ सोशल लाइफ लेसन्स भी मिलते हैं, जैसे कि रेसिज्म अच्छा नहीं है। सेकंड, ये एनिमे का एनिमेशन अच्छा है और इसमें तुमको बहुत सारा हैरम देखने को मिलेगा, बिकॉज आई एम अ हैरम लवर, आई विल गोइंग टू वॉच दिस एनिमे। सो अगर तुमने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 2, राइजिंग इन द शील्ड हीरो सीजन 2। अब देखो, इस एनिमे का सीजन 2 बहुत टाइम बाद आया है, लेकिन इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर 3 और लोगों के साथ में एक पूरे के पूरे नए वर्ल्ड में रिकार्नेट हो जाता है। अभी तीनों के तीनों लोगों के पास एक स्पेशल वेपन होता है जिसकी वजह से ये लोग वहां पर आए हैं। एक होता है बो, स्पेयर, स्वॉर्ड एंड शील्ड। हमारे मेन कैरेक्टर की जो पावर होती है वो शील्ड से रिलेटेड होती है, बेसिकली शील्ड जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है। और इस एनिमे के अंदर आपको एक बहुत ही भयंकर वाला बिट्रेयल भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ में होता है, अब मेन कैरेक्टर उसके बाद उस चीज का बदला तो लेता है और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से। वेल, उतना भी नहीं, क्योंकि मैंने मांगास और नॉवेल्स में जितने ब्रूटल तरीके देखे हैं ना, उसके हिसाब से मेरे को इसका ब्रूटल तरीका उतना भी अच्छा नहीं लगा। बट इस एनिमे की स्टोरी लिटरली बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही वीक शील्ड की पावर यूज करके भी बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन जाता है। अब ये एनिमे मैंने बहुत समय पहले देखा था, लेकिन आज भी मेरे को पूरी की पूरी स्टोरी याद है, क्योंकि मेरे को इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। सो अगर आप एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको रोमांस, बिट्रेयल, साथ साथ में ओवर पावर कैरेक्टर और एक एपिक स्टोरी के साथ में तगड़ा एनिमेशन देखने के लिए मिले, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 1, मॉब साइको 100 सीजन 3। अब देखो, मॉब साइको का एनिमेशन आपको थोड़ा पेचीदा और अजीब लग सकता है, लेकिन मॉब साइको का एनिमेशन इस एनिमे को बहुत ही ज्यादा सूट करता है। बेसिकली इस एनिमे को एनिमेशन करते वक्त इन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जो एनिमेटर्स है उन लोगों ने, और उन्होंने देखा कि इस टाइप का एनिमेशन मॉब साइको 100 की स्टोरी को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है। यहाँ पे होता क्या है, हमारा एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मॉब। अब मॉब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास साइकिक पावर्स और ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स, लाइक लिटरली ये बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये अभी अपनी साइकिक पावर्स को अपनी क्रश को इम्प्रेस करने में यूज करता है, और वहीं पर इसका एक मास्टर भी है जो इसको दूसरे कर्सों से लड़ने में हेल्प करता है। वेल, बेसिकली वो इसको बोलता है करने के लिए और मॉब कर देता है। बट इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि मॉब ऐसा अकेला कैरेक्टर है, ऐसे कई और कैरेक्टर्स हैं जिनके पास खुद की साइकिक एबिलिटीज या फिर दूसरी एबिलिटीज है। और यहीं पे आते हैं कुछ विलन्स। अब ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनको कैप्चर कर लेते हैं ताकि ये उनकी पावर्स को यूज कर सके। और यहीं पे हमारी मुलाकात होती है बहुत सारे नए विलन से जो कि काइंड ऑफ मॉब को कैप्चर करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली वो उसके बारे में जानते नहीं है, उसके भाई के बारे में जानते हैं। सो ये सब कुछ तो आपको स्टोरी में देखना होगा, जहाँ पे आपको दिखेगा एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर मेन कैरेक्टर जो कि अपनी पावर्स को कभी भी ढंग से यूज नहीं करता है, बट स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, और जब भी करता है तो सबकी फाड़ के रख देता है। सो अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर मिले, डू चेक आउट दिस एनिमे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।